हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कविता नदी के द्वीप अज्ञे जी द्वारा रचित एक बहुचर्चित कविता है जिसे कवि ने प्रतीकात्मक शैली में प्रतिपादित किया है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने इस कविता के दो काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की थी, यानी कि उनके भावार्थ को जाना था। आज के अध्याय में हम इसी कविता के आखिरी के दो काव्यांशों की व्याख्या पर उसके भावार्थ को जानेंगे। सबसे पहले हम काव्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका संदर्भ और प्रसंग जानेंगे और काव्यांश की व्याख्या के बाद हम चर्चा करेंगे कि कवि उसमें विशेष तौर पर क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं नदी के द्वीप कविता के आखिर दो काव्यांशों की व्याख्या। और मेरा आज का पहला काव्यांश है, द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोध में, वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड हमारा पितर है। दोस्तों, समाज में व्यक्ति की स्थिति को कवि ने नदी में द्वीप के प्रतीक से अभिव्यक्त किया है और उनका कहना है कि द्वीप होना कोई अभिशाप नहीं है। ऐसे ही समाज में मनुष्य का रहना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि ये तो हमारी नियति है। समाज के अंग के रूप में ही व्यक्ति का महत्व है। समाज से अलग होकर हमारी कोई पहचान नहीं है, जैसे कि नदी से अलग होकर द्वीप की कोई पहचान नहीं है। ये इसका प्रसंग था और संदर्भ वही लिखना है कि यह प्रस्तुत कविता अज्ञे जी द्वारा रचित नदी के द्वीप कविता से ली गई है, प्रस्तुत काव्यांश अब चलिए इसके भावार्थ को जानते हैं। द्वीप कहता है कि यदि हम नदी के द्वीप हैं तो यह अभिशाप नहीं है, बल्कि ये तो हमारी नियति है। नदी से अलग हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यह नदी हमारी जननी है और हम इसके पुत्र हैं। इसने हमें अपनी कोख से जन्म दिया है और हम इसकी गोद में उसी तरह बैठे हैं जैसे जन्म देने वाली माँ की गोद में एक शिशु रहता है। और जिस तरह माँ अपने बच्चे को जन्म देकर उसको अपने पिता से मिलवाती है, उसी तरह इस माँ नदी ने हमें रूप आकार देकर हमें हमारे भूखंड रूपी पिता से मिलवाया है। दोस्तों, द्वीप जो है वो भी एक भूखंड ही है और ये छोटा सा भूखंड उस विशाल भूखंड का ही प्रतिरूप है जिसे हम पिता कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस काव्यांश में कवि विशेष तौर पर क्या कहना चाहते हैं उसे जानते हैं। सबसे बड़ी बात वही कि प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है और कवि की मान्यता है कि जिस प्रकार द्वीप का अस्तित्व नदी से है, उसी प्रकार व्यक्ति का अस्तित्व समाज से है। कवि अपनी समष्टि चेतना और अस्तित्व को बनाए रखने का आकांक्षी है। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि अज्ञे जी अस्तित्ववाद से प्रभावित है और नई कविता बुद्धि प्रधान है। वे चिंतन करती है और उसमें भावना गौण है। सरल, सहज और खड़ी बोली का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है। अब हम आज का दूसरा और अंतिम काव्यांश इस कविता का पढ़ते हैं। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारे घर घराता उठे। यह स्रोतस्विनी ही कर्म नाशा, कीर्ति नाशा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है यह भी। और उसी रेत में होकर फिर छिनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। माता उसे फिर संस्कार तुम देना। दोस्तों, नदी जो द्वीप है उसका निर्माण नदी ही करती है, उसे आकार और जन्म देने वाली भी नदी है। किंतु जो ये द्वीप है वो नदी में होते हुए भी नदी से अलग अपना अस्तित्व नहीं खोता है। जैसे नदी की धारा पानी से निर्मित है, किंतु नदी का जो द्वीप है वो भूखंड है, स्थल है, यानी कि प्लेन है। नदी में, नदी के प्रवाह में वह अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहा है। नदी में रह रहा है, नदी के प्रवाह में रहता है, लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा करता है। भले ही नदी में बाढ़ आ जाए, किंतु यह द्वीप अनंतः फिर उसी में उभर आता है। बाढ़ आ गया, पानी में बह गया द्वीप, लेकिन जैसे ही बाढ़ समाप्त होगी वो ऊपर नजर आ जाएगा और फिर उसे पुनः नवीन संस्कार नदी रूपी माता से ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर से नदी उसे आकार दे देती है।
इसकी व्याख्या जानते हैं दोस्तों। हे नदी, द्वीप कह रहा है कि तुम माँ हो और द्वीप को तुमने ही जन्म दिया है। तुम निरंतर बहती रहो, तुम्हारी गति कभी अवरुद्ध ना हो। और यह द्वीप नदी में रहकर भी नदी से अलग है, क्योंकि यह भूमि का ही एक खंड है, एक हिस्सा है, पानी की कोई धारा नहीं है। और यदि नदी इसकी माता है तो एक तरह से जो भूखंड है वो उसका पिता है। और पृथ्वी से जो अंश उसे भूखंड के रूप में मिला है उसकी रक्षा करना द्वीप का कर्तव्य भी है। इसलिए वह अपनी व्यष्टि चेतना को सुरक्षित बनाए हुए है। जो नदी है वो एक तरह से द्वीप की माता है, उसे रूप और आकार देती है, संस्कार देती है। और द्वीप कहता है कि यदि नदी में किसी कारण से बाढ़ आ जाए, चाहे वो कोई भी कारण हो, स्वेच्छाचार से, अतिवाद से, किसी भी परिणाम से आ सकती है, और फिर वह निर्मल जल धारा वाली नदी कर्मनाशा या कीर्तिनाशा की भांति, मतलब जो सब कुछ नष्ट कर दे, उसकी तरह विकराल और विनाशकारी बाढ़ से युक्त हो जाए, तो भी ऐसी स्थिति भी हमें स्वीकार करनी होगी। उस बाढ़ में भले ही हम रेत हो जाएं, किंतु फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि हम फिर से अपने पैर टेक लेंगे और बाढ़ का प्रकोप कम होते ही फिर अपने पैर जमा लेंगे, यानी कि फिर से हम नए रूप में ढल जाएंगे और नए आकार का द्वीप फिर बन जाएगा। हे नदी माता, तुम उसे पुनः संस्कारित कर देना, यही प्रार्थना है। दोस्तों, कवि ने इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है और नदी समष्टि का प्रतीक है और द्वीप व्यष्टि चेतना का प्रतीक है। कवि ने व्यष्टि चेतना को बनाए रखने का समर्थन किया है, यानी कि व्यक्ति को अपनी समाज में अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व की रक्षा करनी होगी, साथ ही साथ समाज के प्रति उसके जो उत्तरदायित्व है उसे पूरे करने होंगे। नदी को माता और पिता, भूखंड को पिता के रूप में माना है कवि ने, और मानव व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें कवि ने मुक्त छंद खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा सरल और सहज है कविता की। तो दोस्तों, ये आज के अध्याय में हमने नदी के द्वीप कविता के आखिरी 2 काव्यांशों की व्याख्या के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।